बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने ये अभी डिस्कशन की कि जो हमारे पास कॉम्पेक्शन जो हमने पढ़ा, अगर हम कॉम्पेक्शन के ज़रिए कंटिगुअस एलोकेशन अगर करेंगे तो कंटिगुअस एलोकेशन में मसला हमें समझ आया कि फिर अगर कंटिगुअस एक ही जगह पे हम मेमोरी एलोकेट करके देंगे प्रोसेस को, तो जब वो प्रोसेस निकलेगा तो वो एक बड़ी जगह खाली करेगा और फिर इसी तरह उसकी जगह उसमें जब एक नया प्रोसेस आके बैठेगा तो फिर एक दूसरी जगह खाली करेगा। तो इसमें मुख्तलिफ जगहों पर होल्स क्रिएट होंगे। कुछ देर बाद प्रोसेस 5 निकलेगा, वो अपनी जगह खाली करेगा, तो फिर ये भी खाली होगी, ये भी खाली होगी और एक नया प्रोसेस आएगा जिसको इन दोनों के मजमूए से जो स्पेस बनती है वो तो उसको काबिल कबूल होगी यानी, लेकिन चूंकि अब ये इकट्ठी नहीं है तो लिहाजा अब एक मुसीबत बन गई। तो लिहाजा इसका सलूशन ये है कि फिर या तो हम इन दोनों स्पेसिस को इकट्ठा करें, एक जगह पे ले आएं खाली स्पेसिस को, और या ये कि कोई दूसरा मैकेनिज़्म बनाएं कि हम उनको कंटिगुअस ना रहने दें। तो अब इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे कि आया ये कैसे हो सकता है। तो एक सोल्यूशन तो उसका ये है कि हम कहें कि जनाब कॉम्पैक्शन हम करें। कॉम्पैक्शन इसको कहते हैं वो कि बार इसकी इस स्लाइड पे वो बार अभी करेगा। प्रॉब्लम जो एक आता है ना हमारे पास, जो इस जो प्रॉब्लम है ये हमारा, ये जो अभी हमने कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में देखा है, उसमें हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। वो क्या कि टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट बट इट इज़ नॉट कंटिगुअस। मसला यही हमारे पास आया है ना इस पिछली डायग्राम में कि एक प्रोसेस आया है, प्रोसेस P17, उसको जो है ना ये जो प्रोसेस P5 ने जगह छोड़ी थी लेट्स से 200 बाइट्स की, और प्रोसेस ये जो P10 और 2 के दरमियान ये जगह है ये जो है ना 300 बाइट की है, और उसको जनाब प्रोसेस को जना P17 को 400 बाइट हैं। तो अब उसको आप जगह तो दे सकते हैं, मेमोरी में जगह तो देने के लिए 500 बाइट हैं टोटल अवेलेबल है, इन दोनों को मिला लें अगर आप, लेकिन कंटिगुअस नहीं है। ठीक है ना जी। तो गज़ब अब यह है कि ओवरऑल देने के लिए मेमोरी है आपको और स्टिल उसमें से 100 बाइट बच भी जाएंगे आपके, लेकिन एक जगह पर नहीं है। तो एक जगह पे जब नहीं है मेमोरी तो इस मसले को हम टेक्निकल नाम देते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। ठीक है ना जी। इस मसले का टेक्निकल नेम क्या है? एक्सटर्नल है कि टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट्स टू सेटिस्फाई द न्यू रिक्वेस्ट बट इट इज नॉट कंटिगुअस। एक जगह इकट्ठी नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पे स्कैटर्ड है। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज allotted memory may be slightly larger than the requested memory. So this size difference is memory internal to partition but not being used. अब ये क्या है, ये आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ आएगी जब हम पेजिंग और फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, कि जब आपको एक प्रोसेस, हम कहेंगे कि एक प्रोसेस को मिसाल के तौर पे फिक्स साइज के जो है ना 3 पेजेस चाहिए या 4 पेजेस चाहिए, तो ज़ाहिर प्रोसेस अगर है हर एक पेज जो है ना मिसाल 4 बाइट का है, तो इसका मतलब है ये भी 4 का होगा, ये भी 4 का होगा, ये भी 4 का होगा, तो ये 16 बाइट्स हुए। लेकिन अगर एक प्रोसेस आता है जिसका साइज है 14 बाइट, तो 14 बाइट तो जाहिर बात है 3 पेजेस में तो नहीं कवर होता। 3 पेजेस का मतलब तो 4 दूनी 8, 4 3 12 बाइट्स में 3 पेजेस हुए, और मजबूरी आपको पड़ जाएगी कि आप उसको चौथा पेज भी देंगे, क्योंकि 4 4 16। अब 16 बाइट देने का मतलब ये कि 14 तो कवर हो जाएंगे, लेकिन आखिरी ये जो 2 बाइट की स्पेस खाली रह जाएगी 16 में, 14 बाइट लेने के बाद ये जो स्पेस 2 बाइट की रह जाएगी, इसको हम कहते हैं ये आपने इंटरनली ज़ाया की इस पेज के अंदर। और ये इंटरनल जो ज़ाया आपके लिए आपने, ये आप किसी दूसरे प्रोसेस को भी अपनी दे सकते हैं, क्योंकि आप पूरे प्रोसेस को एक पूरा पेज देंगे तो ये किसी दूसरे को दे भी नहीं सकते और ज़ाया भी है। इसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसकी एक टेक्निकल जो ना एक आम ले ज़मान में एक मिसाल आप समझ लें। आप किताब एक लिखते हैं, किताब का राइटर जब किताब लिखता है उसमें मिसाल 100 पेजेस की किताब लिखता है, तो जो उसका 100वां पेज होता है,
ज़रूरी नहीं है कि वो भी आखिरी लाइन तक फेल हुआ हो। आखिरी पेज जो किताब का होता है वो फुल आखिर तक नहीं फेल हुआ होता, बस मजमून ख़त्म हो गया तो आखिरी पेज आप देखते हैं शायद हाफ फेल हुआ हो, शायद 20% फेल हुआ हो, शायद 90% फेल हुआ हो, नीचे उसने लिखा हो एंड या ख़त्म शुद्ध, ठीक है ना जी, या शुक्रिया का नोट लेके बस ख़त्म, और नीचे कुछ पेज ज़ाया हो। ये जो थोड़ा सा पेज ज़ाया हुआ है ना एंड में, इसको आप कह सकते हैं कि आपकी उस किताब में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थी। यानी कहने वाला ये कहता है कि ये जो थोड़ा सा कागज़ का टुकड़ा आपने ज़ाया किया है ना आखिर में, ये कागज़ का टुकड़ा आप किसी और को दे भी नहीं सकते, कागज़ से फाड़ भी नहीं सकते किताब से, वरना किताब बुरी लगती है, और ये वो किताब वाला ख़ुद भी इस्तेमाल नहीं करता और किसी को दे भी नहीं सकता। तो ये जो छोटा सा टोटा आपने ज़ाया किया है कागज़ का एक बड़े कागज़ के एंड में, इसको जो ज़ाया स्पेस है इसका टेक्निकल नेम क्या है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसलिए इसको कहते हैं इंटरनल, कि ये इस पेज के इंटरनली आपने थोड़ा सा हिस्सा ज़ाया किया है। और एक्सटर्नल तो आपको समझ आ गई कि जब वो एक मेमोरी में अलग-अलग चंक्स बहुत अवेलेबल हों देने के लिए किसी प्रोसेस को, लेकिन वो इकट्ठे नहीं पड़े, दूर दूर पड़े हैं, तो इस चीज़ को एक्सटर्नल कहते हैं, वो इकट्ठे नहीं हैं। तो ये दो मसाइल आपको सामने फेस करने पड़ते हैं जब आप मेमोरी मैनेजमेंट की मुख्तलिफ स्कीम्स, अभी आपने एक तो पढ़ ली और कुछ अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो ये मसले आए हैं, अभी तक तो आपने एक मसला पढ़ा ना कंटिगुअस मेमोरी का। कंटिगुअस मेमोरी का यही मसला था कि जनाब आपकी मेमोरी जो है ना वो एक जगह आपने देनी है प्रोसेसेस को, तो ज़ाहिर जब एक दफ़ा देंगे तो फिर जब वो जगह खाली करेगा तो वही मसला है कि फिर नया प्रोसेस आएगा, तो फिर उसको जनाब आप देने के लिए आपके पास जो है वो मसले नहीं होंगे। तो अब जो है आपके पास अब हम अगली बात ये देखते हैं कि ये जो आपके पास मसला है कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन से आता है, उसका एक हम हल उसने दिया है कि हम इससे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है ना जब आप कंटिगुअस मेमोरी लेते हैं, कि टोटल मेमोरी स्पेस तो एग्जिस्ट करती है टू सेटिस्फाई द न्यू रिक्वेस्ट, बट इट इज़ नॉट कंटिगुअस, एक जगह नहीं है। तो उसको कहता है कि उसको हल हम ऐसे कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो उसमें आती है बाय कॉम्पैक्शन। और कॉम्पैक्शन क्या चीज़ है कि शफल द मेमोरी कंटेंट्स टू प्लेस ऑल फ्री मेमोरी टुगेदर इन वन लार्जर ब्लॉक। वो कहता यह है कि जो आपकी जो बड़ी मेमोरी थी ना, मिसाल के तौर पे यानी एक मेमोरी ब्लॉक है आपका, और उसमें आपके पास जनाब ये एक जगह खाली थी और ये एक जगह खाली थी, तो ये दोनों के मिला के जो स्पेस बनती है लेट्स से वो 500 बाइट्स है, और नया प्रोसेस आता है उसको 500 बाइट चाहिए। तो अब आप क्या करें कि इस पूरी मेमोरी को क्या करें, शफल करें, यानी इस प्रोसेस ये प्रोसेस P10 ये लेट्स से अगर यहाँ पड़ा है ना, तो इसको आप मूव करके ऊपर ले जाएं और इस हिस्से को खाली होल को इधर ले आएं, ताकि ये 500 स्पेस बाइट की एक जगह इकट्ठी हो जाए। तो जब ये एक जगह हो जाएगी तो आप इस नए प्रोसेस को इधर आप जगह दे सकेंगे, कंटिगुअस हो जाएगी ना फिर तो मेमोरी। तो जब कंटिगुअस हो जाएगी तो कॉम्पैक्ट करना कहते हैं ना, एक जगह जमा करना किसी चीज को। तो उसने क्या किया है, वो कहता है कि जितने भी फ्री होल्स है ना आपके मेमोरी में, उन सब फ्री होल्स को क्या करो, एक जगह जमा कर दो। सही है जी, तो ठीक है, ये एक सोल्यूशन तो है। लेकिन वो कहता है कि कॉम्पैक्शन is possible only if relocation is dynamic and is done at execution time। ये तब होगा कि जब आपकी जो है ना एक्सिक्यूशन जो है ना रिलोकेशन डायनामिक हो और एक्सिक्यूशन टाइम पे हो। क्यों? क्योंकि जब आप ये कॉम्पैक्शन करेंगे तो मुझे बताएं आप इस प्रोसेस को यहाँ से उठा के फिर इधर लाएंगे कि नहीं, अगर आपने ये इस और इस होल को इकट्ठा करना होगा। तो जब इसके यहाँ इसका बेस लिमिट तो नहीं, बेस रजिस्टर की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी, उसकी स्टार्टिंग इधर हो जाएगा फिर, यानी कि आप इसको हिला रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना, नीड टू रिकम्पाइल करना पड़ेगा अगर आपकी कंपाइल टाइम बाइंडिंग है, वही जो मसले पीछे पड़े। तो लिहाजा आपकी रिलोकेशन एक तो डायनेमिक होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमने कहा था एक्सिक्यूशन टाइम बाइंडिंग में जो है ना आपकी जो है ना ये मसला नहीं होता, क्योंकि आप वहाँ पे जो ना फिर रन टाइम पे सारे फैसले करते हैं कि कहाँ पर अब ये लाई करता है, और वहाँ पे रन टाइम पे आपका जो है ना
रीलोकेशन रजिस्टर में वैल्यू पॉपुलेट होती है कि रन टाइम पे इसका फिजिकल एड्रेस स्टार्टिंग इस आपके प्रोग्राम का क्या है जो एक्सिक्यूटेबल है उसकी स्टार्टिंग एड्रेस का। तो एक मसला तो ये एक कहता है ये इस इशू को आप हैंडल करेंगे। दूसरा इशू ये है आईओ प्रॉब्लम आपने हैंडल करना है। मसलन आप कह रहे थे कि जनाब ये एक प्रोसेस मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस हैं और इसमें मिसाल ये यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और अब आपका एक प्रोसेस आता है जिसको एक मेमोरी चाहिए जिसके लिए आपको ये स्पेस ए और स्पेस बी और स्पेस सी को इकट्ठा करना है, अदरवाइज उसको फिर आप एक जगह नहीं दे सकते, यानी इकट्ठी नहीं वो एंटरटेन होता जब तक कि आप ये तीनों होल्स फ्री होल्स को इकट्ठा ना करें। तो ज़ाहिर है अब आपको ये जो है ना प्रोसेस ये जो इधर है ए और बी के दरमियान ये जो प्रोसेस चल रहा है इस एरिया में इसको आपको उठा के इधर ए की जगह लाना होगा और ए स्पेस खाली इधर लानी पड़ेगी ताकि फिर ये तीनों जगह खाली हो जाएं और फिर आप नए प्रोसेस को जगह दें। लेकिन वो कह रहा है कि अगर ये जो प्रोसेस इस जगह में ए और बी के दरमियान चल रहा है अगर वो किसी आयो में बिजी हुआ, कोई डीसी डिवाइस से आयो कर रहा हुआ, इनपुट आउटपुट ना स्कैनर से या किसी डिवाइस से इनपुट आउटपुट चल रही हो और हैंडल, तो अब आप उस दौरान आयो करते वक्त आपने उसे कहा जनाब उठो तुम वहां जाओ और एक फ्री होल हमने यहाँ लाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस आयो को या तो रोकना पड़ेगा या आपको उस कॉम्पैक्शन के एल्गोरिथम को रोकना पड़ेगा उस वक्त कि तुम सब्र करो, पहले आयो को कंप्लीट होने दो पूरा, जब आयो कंप्लीट हो जाएगा पूरा फिर तुम कॉम्पैक्शन का एल्गोरिथम चलाओ ताकि एक दफा आयो पूरा हो जाए इस हिस्से में फिर मैं इसको उठा के यहाँ लेके जाऊंगा, फिर तुम इधर फ्री स्पेस को यहाँ लाओ और इसको मैं उधर, ताकि इधर जगह क्रिएट हो जाए। तो वो कहता है फिर तो यू नीड टू हैंडल द जॉब इन मेमोरी वाइल इट इज इन्वॉल्व इन आयो। जब वो आयो कर रहा होगा तो उस वक्त तुम्हें फिर या तो कॉम्पैक्शन को रोकना होगा या तुम्हें आयो को रोक के कॉम्पैक्शन का एल्गोरिथम चला के तुम्हें रीस्टार्ट दैट इंस्ट्रक्शन करना होगा, आयो की इंस्ट्रक्शन को तुम्हें वहीं से चलाना होगा जहां से तुमने उसको रोका था। ज़ाहिर है दो ही सूरतें बनती हैं, या तुम कॉम्पैक्शन के एल्गोरिथम को रुकवाओगे और या तुम आयो पे कंप्रोमाइज़ करोगे कि आयो को जो ना एक ख़ास जगह तक रोक के उसे कहोगे तुम्हें वहाँ से मैं दोबारा रीस्टार्ट करके नए एड्रेस पे तुम्हारा आयो का रिजल्ट जो है ना जाके जो है ना वो स्टोर करूँगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। और एक हाल ये है कि तुम वो जो आयो है ना वो कहता है कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम चलाओ, लेकिन आयो जब हुआ करे तो तुम उसको ओएस के बफर्स में ले दो, क्योंकि ओएस का जो एरिया होता है वो तो आपने कहा था ना लो मेमोरी एरिया में ओएस पड़ा होता है, ऊपर पड़ा होता है ना आपका ओएस, तो लो मेमोरी एरिया में आपने कहा था उसमें तो ओएस होता है 0 से लेट से 100 तक। तो आप इधर ओएस के कुछ फिक्स साइज बफर्स में आप इसकी आयो का जो है ना वो रिजल्ट यहाँ रख दो। जब ये नई जगह पे मूव हो जाएगा लेट से ये प्रोसेस, तो जब मूव हो जाएगा फ्री होल यहाँ आ जाएगा तो तुम उन आयो तुमने वहाँ लिया होगा उससे फिर वो आयो तुम इस जगह पर ले आओगे। एक ये भी तरीका हो सकता है। तो बहरहाल ये मैंने आपको 2-3 मुख्तलिफ तरीके बता दिए कि या तो आप कॉम्पैक्शन को थोड़ा देर रोकोगे आयो की सूरत में, या आप आयो को रोकवा के कॉम्पैक्शन पहले चला के प्रोसेस नई जगह पर जब आ जाएगा तो उस आयो की इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करोगे, और या ये है कि तो आप आयो को करोगे कॉम्पैक्शन चलाओ लेकिन आयो को कहो कि तुम इनपुट फिलहाल जो है ना ओएस के बफर्स में ले लो और जब नई लोकेशन पे ये प्रोसेस शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ पे फिर मैं ओएस के बफर से वो जो इनपुट है वो लेके उसमें स्टोर कर लूँगा। तो ये जनाब आपका कॉम्पैक्शन, लेकिन ये कॉम्पैक्शन जो है ये बेसिकली स्टिल सोल्यूशन किसका दे रहा है आपको, यानी ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की सोल्यूशन दे रहा है आपको, और ये अभी भी इस पे ही तुला हुआ है कि मैंने क्या करना है, कंटिगुअस मेमोरी पे ही चलना है, कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन पे चलना है, ठीक है। यानी ये अभी भी इसी का बिलीवर है कि मैंने कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन ही करनी है, और जब मुझे कभी प्रोसेसेस को जो है ना जगह एकोमोडेट करने के लिए किसी दूसरे प्रोसेसेस ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस को मूव करना हो तो मैं उनको यूजिंग कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम मूव करके नए आने वाले प्रोसेस को एक ही जगह दे दूंगा और उसको बिठा दूंगा और उसको चला दूंगा।
और उसने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ जिक्र कर दिए, वो प्रॉब्लम्स को फिर मैं जो है ना अकॉर्डिंगली हैंडल कर लिया करूँगा और अल्लाह खैर से अल्लाह मेरा एल्गोरिथम जो है ना खूब आराम से चलेगा। ठीक है जी। अब जो दूसरा जो अब आते हैं मसला कि another possible solution other than compaction to external fragmentation problem, एक दूसरा प्रॉब्लम का, इसी प्रॉब्लम का सलूशन लोगों ने जो सोचा other than compaction is to external fragmentation is to permit the logical address space, ठीक है, of a process to be non contiguous। कुछ सोचने वालों ने सोचा ये कि यार आप इस पे क्यों तुले हुए हैं कि आपने एक प्रोसेस को जनाब एक ही जगह पर आपने उसको खामखा, अगर उसको 500 बाइट का एक बड़ा डब्बा चाहिए तो बस आपने 500 बाइट का बड़ा डब्बा ही एक जगह ही उसको देना है। एक दूसरा प्रोसेस है जिसको जना 300 बाइट का छोटा डब्बा चाहिए तो आपने 300 बाइट का उसको एक डब्बा देना है, ठीक है ना। इधर एक को पूरे 500 का चाहिए बड़ा तो उसको 500 का इतना बड़ा देना है। आप ये क्यों तुले हुए हैं कि आपने जो ना वेरिएबल साइज के फिक्स जो है ना डब्बे देने हैं उनको, बल्कि आप ऐसे क्यों नहीं करते कि आप परमिट करें कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है ना वो प्रोसेस का वो नॉन कंटिगुअस भी हो सकता है। इट कैन बी नॉन कंटिगुअस। जैसे लिंक लिस्ट में हमने कहा था ना, लिंक लिस्ट में मेमोरी जो है ना कि ब्लॉक्स जो होते हैं ना, ये ब्लॉक्स लॉजिकली तो हम ऐसे कनेक्टेड दिखाते हैं ना तस्वीर में, लेकिन फिजिकली तो आपको पता है कि लिंक लिस्ट का ये नोड मेमोरी में कहाँ कहीं और पड़ा होगा और ये कहीं दूसरी जगह पड़ा होगा। सिर्फ उनके एड्रेस शेयर्ड होते हैं ना, कि उसके पास ये पता हो कि ये कहाँ पड़ा है मेमोरी में, इसको ये पता होता है कि ये कहाँ पड़ा है मेमोरी में, और उसको ये पता है कि ये कहाँ पड़ा है। लेकिन अदरवाइज दीज आर नॉट कंटिगुअस लाइक एरे। एरे में तो आपको पता है लाइन में सारे एड्रेसेस कनेक्टेड होते हैं, एक ही लाइन, गली में जिस तरह 10 घर होते हैं, और ये जो लिंक लिस्ट के 10 घर होते हैं ये एक गली में नहीं होते, ये शायद एक फेज 2 में होगा, एक फेज 7 में होगा, एक फेज 3 में होगा, बट दे आर लॉजिकली कनेक्टेड, ठीक है ना जी। तो ये वही है कि लोगों ने सोचा कि भाई आप इसको क्यों ज़बरदस्ती जना कॉम्पैक्शन करके जनाब और इस तरह के चक्रों में पड़ते हैं, बल्कि बस आप कहेंगे जी आप हम जना किसी प्रोसेस को जना उसकी जना उसकी लॉजिकल एड्रेस स्पेस को नॉन कंटिगुअस जना भी रख सकते हैं, इस पर भी राजीनामा कर लें तो उसके लिए अपना एल्गोरिथम लिख लेंगे। तो बहरहाल फिर इसके सोचने पर एक नई जो है ना एक ख्यालात जो है ना एक नई जो है ना एक डायमेंशन वजूद में आई और लोगों ने उस पर सोचा। तो इसके बाद थस अलाउंग अ प्रोसेस टू बी एलोकेटेड फिजिकल मेमोरी व्हेनेवर द लेटर इज अवेलेबल, यानी कि जब एक अब उसमें फिर क्या होगा, अब आपका वो काम नहीं होगा कि आप जो है ना वो कॉम्पैक्शन वाला इशू नहीं होगा कि मसलन आपके पास एक मेमोरी है और उसमें एक चंक इधर अवेलेबल है और एक चंक इधर अवेलेबल है, तो वो आपको क्या करेगा, एक चंक यहाँ से दे देगा 200 बाइट का और 100 बाइट का चंक ये वाला 300 बाइट आपको चाहिए तो 100 का बाइट का यहाँ से दे देगा। अल्लाह खैर से अल्लाह आपको एक बाइट आपका कुछ हिस्सा प्रोसेस का यहाँ लोड हुआ होगा कुछ यहाँ, तो आपको कोई कॉम्पैक्शन जैसे एल्गोरिथम नहीं चलाने पड़ेंगे। बस आप सिर्फ ये है कि आपको फिर वो लिंक लिस्ट में जैसे याद रखने के लिए पॉइंटर्स होते थे ना कि नेक्स्ट का नोड किधर है, उसका एड्रेस पिछले के पास होना चाहिए, तो उस टाइप का कोई फलसफा आपको बनाना पड़ेगा कि मुझे ये याद हो कि मेरे प्रोसेस यानी प्रोग्राम जब प्रोसेस बनेगा तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पड़ा है और अगला टोटा यहाँ पड़ा है और अगला टोटा फिर लेट से यहाँ पड़ा है और इस तरह वगैरह वगैरह। तो बस ये याद रखने के लिए फिर हम आगे एक इस्तेलाह भी यूज़ करेंगे जिसे हम पेज टेबल या सेगमेंटेशन टेबल कहेंगे। वो टेबल में हम फिर ये चीज़ें मेंटेन करेंगे कि इस प्रोसेस के फलाना पेज या फलाना सेगमेंट कहाँ पर लोडेड है। सो उसके लिए अब जो 2 टेक्निक्स पूरा चैप्टर अब जो आगे हम जिससे अब वो बहस करेगा और वो इन 2 टेक्निक्स जो बिलीव इस चीज़ पे अब करते हैं कि आपकी जो है ना लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है इट कैन बी नॉन कंटिगुअस, ठीक है ना जी। तो नॉन कंटिगुअस के लिए फिर 2 स्कीम्स हैं उसकी बड़ी, नंबर 1 इज पेजिंग एंड नंबर 2 इज सेगमेंटेशन। तो इस पे हम फिर अभी हमारी बहस शुरू होगी, पेजिंग और सेगमेंटेशन और ये क्या है। अच्छा, अब पहली पे आ जाएं। लॉजिकल एड्रेस स्पेस को वो कहता है कि अब हम क्या करते हैं कि ऑफ अ प्रोसेस कैन बी नॉन कंटिगुअस
एंड प्रोसेस इज एलोकेटेड फिजिकल मेमोरी व्हेन एवर द लेटर इज अवेलेबल। जितनी नॉन कंटिगुअस मेमोरी में आपको फ्री होल्स मिल रहे हैं कहीं कहीं भी, तो वो आपको हम दे सकते हैं। मतलब अगर आपकी 500 बाइट की रिक्वायरमेंट है तो हम ये देखेंगे कि टोटल 500 बाइट मेमोरी में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, टोटल मिला के अगर अवेलेबल है तो मैं आपको दूंगा। खुदा करे कि वो मुझे जो है ना आपके 80 बाइट मिलें, 80 बाइट यहाँ मिलें, 60 बाइट यहाँ मिलें, 3 बाइट यहाँ, 300 बाइट यहाँ मिलें, 100, जितने भी मिलें मैं दूंगा आपको, ठीक है ना जी। अब वो इस फलसफे में बिलीव करेगी। अच्छा, अब इसमें भी बात अभी आगे करते हैं। डिवाइड द फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड फ्रेम्स। अच्छा, अब वो कहता है कि ये जो मेमोरी है ना, अब इसको मैं फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स में तकसीम कर देता हूं। फिक्स साइज यानी कि आपकी मिसाल 4 बाइट का एक फ्रेम होगा तो फिर सारे ये 4 बाइट के ही होंगे, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आपकी किताब होती है, किताब में जो पेजेस बाइंड हुए होते हैं उन सब का साइज फिक्स होता है ना। A4 आपका एक टिपिकल पेज साइज है ना, A4 साइज की बाइंडिंग के पेज हमेशा आपने लगाए होते हैं एक बाइंडिंग में, तो सब बिल्कुल खूबसूरत बाइंडिंग लगती है। अब A4 के पेज में आपके पास मिसाल 25 लाइनें अगर आती हैं तो अगले पेज में भी उसी फॉन्ट के साथ 25 लाइनें आएंगी, उसके अगले में भी 25 लाइनें उसी फॉन्ट में आएंगी। तो अब अगर 30 लाइनें आपको लिखनी हो तो आप क्या करेंगे, आपको 2 पेजेस चाहिए होंगे, फिर 25 एक में आएंगी और 5 आपको अगली में चाहिए होंगी, तो फिर वहाँ पे यहाँ पे 20 लाइनों की स्पेस ज़ाया होगी। और यही वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ये अकर होगी फिर इसमें, यानी ये पेजिंग का भी इशू है। और ये इससे आखिरी पॉइंट भी यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बार कैफ इसमें होगी कि जब आप फिक्स साइज पेजेस बना लेंगे या फिक्स साइज फ्रेम्स कह लेंगे तो फिर तो मसला ये होगा कि जब आप कोई, मेरी मिसाल अगर आपने 4 बाइट के फ्रेम्स मेमोरी में बनाए हैं और वही बात कि मुझे 14 बाइट जो है ना चाहिए एक प्रोसेस को, तो ज़ाहिर बात है आपने मुझे 4 बाइट यहाँ से दिए हैं, एक फ्रेम खाली यहाँ था मेमोरी में, एक यहाँ था, एक यहाँ था और एक जनाब मिसाल के तौर पे यहाँ था। तो आपने मुझे ये 4 जब देंगे तो 16 बाइट देंगे, लेकिन आखिरी फ्रेम जो मेरा आखिरी पेज जो जिस फ्रेम में लोड है वो ये था, तो इसमें ये जो आखिरी 2 बाइट्स होंगे ये ज़ाया जाएंगे और ये ज़ाया जाएंगे और ये इस 4 बाइट के फ्रेम के अंदर मुझे और कोई दूसरा प्रोसेस तो आप बिठा नहीं सकते, क्योंकि द स्मॉलेस्ट एंटिटी जो आप मुझे किसी एक प्रोसेस को देंगे वो 4 बाइट से कम की नहीं हो सकती। क्योंकि आपने जैसे होता है ना, आप ख़रीदने जाते हैं तो आप एक पेज से कम यानी आधा पेज नहीं ख़रीद के जा सकते, आधा पेज की कोई हैसियत नहीं है। आप या पूरा पेज ख़रीदेंगे या एक से ज़्यादा। आपको मजमून लिखना है आधा पेज का तो आप पूरा पेज ही उसके लिए यूटिलाइज करेंगे, आधा खाली जाएगा, ज़ाया जाएगा। तो ये इधर भी 4 बाइट में से ये 2 बाइट ज़ाया जाएंगे और ये जो 2 बाइट ज़ाया गए हैं इसका मतलब है 2 बाइट्स की आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अगर हुई ज़ाया, ये इसका फ्लॉ है, यानी ये इसका एक प्रॉब्लम है। और वहाँ पे हमने कहा जो है ना कंटिगुअस मेमोरी में देखा था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का फ्लॉ। तो बहरहाल ये एक चीज़ आपने जहन में बिठानी है। अच्छा, अब जो है हमारे पास डिवाइड हम कर लेंगे फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक्स में, हम जिसको फ्रेम्स कहेंगे, और ये यूजुअली पावर ऑफ 2 में हम लेते हैं बिटवीन 512 बाइट्स टू 18192 बाइट्स। और हम लॉजिकल मेमोरी को ब्लॉक में तकसीम करेंगे फिक्स साइज में और उसको हम पेजेस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 2 डिफरेंट नाम हैं ये फ़र्क करने के लिए। अच्छा, इनमें टेक्निकली फ़र्क उस तरह से साइज़ का या उसका नहीं है, ये सिर्फ नामों का फ़र्क इसलिए इन्होंने किया है कि जब आप लॉजिकल एड्रेस स्पेस में बात कर रहे होंगे बैठ के, लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, ठीक है ना जी, तो वहाँ पे आप जैसे अभी तो मैंने आपको लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस और रिलोकेटेबल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस या एब्सोल्यूट एड्रेस में फ़र्क समझा दिया ना। तो लॉजिकल एड्रेस में जब आप बैठ के बात करेंगे ना तो गलती से भी आपने फ्रेम की इस्तिलाह नहीं इस्तेमाल करनी, वहाँ आप पेज की इस्तिलाह इस्तेमाल करेंगे। और याद रखें, जब आप फिजिकल एड्रेस में या फिजिकल मेमोरी में जब आप बात करेंगे बैठ के, फिजिकल मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात करेंगे तो वहाँ आपने गलती से भी पेज की इस्तिलाह नहीं यूज़ करनी, वहाँ आपने फ्रेम की इस्तिलाह यूज़ करनी है।
ये इसलिए कि फिर आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आप कौन से एड्रेस स्पेस में बैठ के मुझे से बात कर रहे हैं। इसलिए दो इस्तिलाहात वजूद में लाई गई हैं इस पेजिंग की टेक्निक के डिस्कस करते वक्त। अच्छा जी, तो हम ब्लॉक्स ऑफ साइज कॉल पेजेस एंड वी कीप ट्रैक ऑफ ऑल फ्री फ्रेम्स कि हमारे पास मेमोरी में कितने फ्री फ्रेम्स अवेलेबल हैं, और अगर हमने एक प्रोसेस को रन करना है n पेजेस के तो वी नीड टू फाइंड n फ्री फ्रेम्स इन मेमोरी, ठीक है, टू लोड द प्रोग्राम। अब वो फ्री फ्रेम ज़रूरी नहीं है कि कंटिग्यूअस हों, वो तो आपको अब समझ आ गई है। मेमोरी में n फ्री फ्रेम्स अवेलेबल हैं, कहीं भी अवेलेबल हैं, तो बस हम उसको लोड कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि कंटिग्यूअस हों। एंड देन वी सेट अप अ पेज टेबल टू ट्रांसलेट द लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेसेस, और हम वो पेज टेबल जो है ना बेसिकली हमारी मैपिंग करेगा, और वो कैसे करेगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आगे जो है ना एक तस्वीरी खाका आएगा अगली इस डायग्राम में, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि सीपीयू से जब एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो उसमें एक पेज नंबर होगा और एक ऑफसेट होगा। ऑफसेट से मुराद कि मैं उस पेज के अंदर कहाँ कितना आगे जाऊँ, तो एफ इज़ बेसिकली द फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर से मैं उस फ्रेम तक चला जाऊँगा कि मेमोरी में कौन से फ्रेम में जाऊँ, और ऑफसेट उस फ्रेम के अंदर कहाँ जाऊँ, कितना आगे जाऊँ, तो फिर उससे मुझे वहाँ पहुँचा देगा, और वो उससे फिर मैं वहाँ आ जाऊँगा। तो ये जनाब आपकी स्कीम होगी पेजिंग की, और इसको हम पेज टेबल कहते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि मेरे सीपीयू का वो से ने जो प्रोसेस का वो पेज है वो कहाँ किस मेमोरी में किस फ्रेम में लोडेड है। तो बहरहाल ये मैं इस तस्वीर में ज़रा बाद में आता हूँ, ज़रा पहले आपको थोड़ी सी और थियोरेटिकल बैकग्राउंड दे दूँ, तो फिर और भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है अब आपको फ्रेम और पेज का डिफरेंस क्लियर हो गया कि पेजेस लॉजिकल एड्रेस स्पेस में जब आप बैठ के बात करेंगे, फ्रेम जब फिजिकल मेमोरी फिजिकल एड्रेस स्पेस में बात करेंगे। n पेजेस का अगर आपका प्रोसेस है, मसाला एक प्रोसेस को 6 पेजेस चाहिए, ठीक है ना जी, तो उसके लिए आपको मेमोरी में 6 फ्रेम्स होने चाहिए, और कंटिग्यूअस ज़रूरी नहीं है कि हों, मतलब एक फ्रेम आपका इधर लोड हो गया, एक इधर लोड हो गया, एक इधर लोड हो गया, लेकिन ये फ्रेम फिक्स साइज़ के होंगे, वो उसने कह दिया हुआ है, ठीक है ना, फिक्स साइज़, यानी 4 बाइट इधर, 4 बाइट इधर, 4 बाइट इधर, 4 बाइट इसी तरह इधर, और 4 इधर, इस तरह 6 बाइट। तो 6 बाइट 4 बाइट के 6 फ्रेम्स वो आपको देने के लिए अगर उसके पास हैं, तो बस आपका वो जो है ना प्रोग्राम लोड हो जाएगा एज अ प्रोसेस और चलना शुरू हो जाएगा। और कहाँ कहाँ वो लोड हुआ है, अब अगला सवाल ये है कि आपके ये जो 6 पेजेस थे लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, ये 6 फ्रेम्स कहाँ हैं इसके, उस क्योंकि जाहिर है ना वो तो आपकी फिजिकल मेमोरी को पता है ना कि कहाँ है। आपकी इस 6 पेजेस जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में आपने मैंने कहा था दरमियान में MMU बैठा होता है जो कि वो मैपिंग करता है, तो ये इससे ऑनवर्ड तो दुनिया इसको नहीं पता कि वो कहाँ है। उसके लिए आपने कहा सेटअप अ पेज टेबल, एक पेज टेबल बैठेगा जो ट्रांसलेट करेगा आपकी लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेसेस को। वो जो अभी मैंने तस्वीर में दिखाया कि वो पेज टेबल आपको बताएगा कि तुम्हारा 0th पेज कहाँ लोडेड है, तुम्हारा फर्स्ट पेज कहाँ लोडेड है, तुम्हारा सेकंड पेज कहाँ लोडेड है, तुम्हारा थर्ड पेज कहाँ लोड है, तुम्हारा 4th पेज कहाँ लोड है, तुम्हारा 5th, तुम्हारा 6th। वो पेज टेबल में एंट्रियाँ तुम्हें जो है ना ये बताएंगी, और वो कैसे बताएंगी तो वो आगे मैं एक और तस्वीर दिखा देता हूँ, तो और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ताकि मैं फिर वापस जब थ्योरी डिफाइन करूँगा तो वो और क्लियर होगी। मिसाल ये एक प्रोसेस है, लॉजिकल मेमोरी है, ये फिजिकल मेमोरी है, ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ये फिजिकल एड्रेस स्पेस है। यहाँ पे मैं फ्रेम्स कहूँगा फिक्स साइज़ के, यहाँ पे मैं कहूँगा पेजेस हैं ये फिक्स साइज़ के, और इनके डब्बों का अगर साइज़ फिक्स है, ये देखें अगर ये 4 बाइट का जो ना पेज है तो फिर लाजिमन मैं कहूँगा कि ये 4 बाइट का फ्रेम है, ठीक है। और देखें इसका पेज 0 जो प्रोसेस का है वो इसने फ्रेम नंबर 1 में लोड किया हुआ है। इसका पेज 1 जो है लॉजिकल एड्रेस स्पेस का वो इसने फ्रेम 4 में लोड किया हुआ है मेमोरी में। इस प्रोसेस का पेज 2 इसने लोड किया हुआ है जनाब, ये देखें फ्रेम नंबर 3 में, और पेज नंबर 3 इसका लोड हुआ है जनाब फ्रेम नंबर 7 में। और ये कैसे मुझे पता लगेगा कि ये कहाँ लोड हुआ है, तो उसकी मैपिंग के लिए बैठा है ये डाटा स्ट्रक्चर पेज टेबल। देखें पेज 0 आया तो पेज 0
पेज नंबर इंडेक्स बनेगा पेज टेबल का, और उसके अंदर वैल्यू जो होगी वो बनेगी क्या, इंडेक्स बनेगी मेमोरी का, यानी कि फ्रेम नंबर 1 में आपका पेज 0 बना। फिर पेज नंबर 1 आप आए तो उसने बताया कि चौथे नंबर फ्रेम में जाओ, आपका पेज नंबर 1 बैठा हुआ है, यानी उसका सारा कोड या डाटा। फिर पेज 2 अगर इस प्रोसेस का है तो वो तीसरे फ्रेम में जाके बैठा हुआ है, देखें। और फिर पेज 3 जो है वो आपका बैठा है 7वें फ्रेम में, तो वो ये है। ठीक है जी। तो ये मैपिंग जो है ना, ये आप पेज टू फ्रेम की जो मैपिंग है, ये कौन करके आपको दे रहा है, पेज टेबल। तो पेज टेबल इसका जिम्मेदार है जो आपको मैपिंग करवा के देगा जी। ठीक है ना जी, समझ आ रही है बात की? जी सर, ये एमएमयू के अंदर होगा ना सर? जी, ये मतलब ये कि ये नहीं, इस तरह इसको ना कहें एमएमयू के अंदर होगा। ये एमएमयू हार्डवेयर है, ये एक किस्म का डाटा स्ट्रक्चर है। तो ये अभी आपका जनाब इस तरह कह सकते हैं कि एमएमयू का पार्ट होगा, लेकिन ये किस्म का डाटा स्ट्रक्चर है। वो आपकी जनाब बेस एंड लिमिट का रजिस्टर का तस्वर उसमें था ना, अब इसमें भी बेस और लिमिट का तस्वर होगा, यानी कि पेज 0 आपका जो है ना, इसका स्टार्टिंग एड्रेस तो बताएगा आपको। ठीक है ना जी, डेफिनेटली फिक्स साइज के पेजेस हैं तो स्टार्टिंग एड्रेस तो बताएगा, क्योंकि जब ये जाएगा ना कि पेज नंबर 1 है, तो पेज नंबर 1 जो 4th जो है ना फ्रेम में है ना, तो 4th फ्रेम का स्टार्टिंग एड्रेस जो होगा ना, वो तो जाहिर ही बात है कि बेस रजिस्टर में होगा, और बेस रजिस्टर में स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस होगा आपका फिजिकल मेमोरी का, तो वो तो वहाँ वही है, वही एमएमयू से ही लेगा। लेकिन ये डाटा स्ट्रक्चर जो है ना, ये इस पे मैं बाद में बात करूंगा, ये पढ़ा होगा एक्चुअली आपका, ये बजाते खुद भी मेमोरी में पढ़ा होगा, क्योंकि ये डाटा स्ट्रक्चर भी तो रन टाइम पे पॉपुलेट होना है ना। जी जी। क्योंकि ये तो मुझे पता तो नहीं है, डायनेमिक मेमोरी है ना, रैम आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि रन टाइम पे ये इसने पेजेस डिसाइड करने हैं कि ये कहाँ लोड होंगे, क्योंकि मुझे क्या पता अगली दफ़ा आप आएंगे एज अ प्रोसेस, इस प्रोसेस को जब इस मेमोरी में लाएंगे तो मुझे तो नहीं पता कि ये वाला फ्रेम उस वक्त खाली होगा 7वां फ्रेम इसके पेज 3 के लिए कि नहीं। तो फिर उस वक्त ये डाटा स्ट्रक्चर रन टाइम पे पॉपुलेट होगा विद न्यू वैल्यूज। ठीक है ना जी, तो ये डाटा स्ट्रक्चर भी फिर मेमोरी में पड़ा होगा। तो इसलिए हम कहेंगे ये कि ये जो पेज टेबल है ना, ये एमएमयू का उस तरह से पार्ट नहीं होगा, ये जना एक किस्म का अलहदा से मेमोरी में एज अ डाटा स्ट्रक्चर पड़ा होगा। सही। अच्छा, अब आ जाएं जी अपनी वापस पिछली स्लाइड पे। अब मैंने चूंकि आपको आगे एक तस्वीरी खाका दिखा दी है, तो अभी अंग्रेजी आपको समझ आएगी जो ये क्या कह रहा है। अच्छा जी, अच्छा अब वो ये कहता ये है कि एड्रेस जनरेट जो करता है सीपीयू, उसको हम डिवाइड करते हैं ना दो चीज़ों में, एक को हम कहते हैं पेज नंबर और एक है ऑफसेट। तो ये समझ लें कि दो चीज़ें इस तरह हैं कि आपका एक तो पेज नंबर है ना, कि आप किस पेज की बात कर रहे हैं। सीपीयू जब एड्रेस जनरेट करेगा तो बताएगा लेट्स से कि पेज नंबर 17 पे मुझे ले जाओ, तो ज़ाहिर है आप पेज नंबर 17 मुझे बताएंगे, पेज टेबल में जाएंगे, 17th इंडेक्स पे जाएंगे ना, 17th इंडेक्स पे जो है ना फ्रेम नंबर आपको मिलेगा जिससे आप मेमोरी में जाएंगे। अभी जो तस्वीर आपको मैंने दिखाई उसमें लिखा होगा लेट्स से 6, तो 6 का मतलब है कि मेमोरी में आप 6th फ्रेम में चले गए। अब 6th फ्रेम में तो चले गए, लेकिन ये 6th फ्रेम का स्टार्टिंग एड्रेस आपको मिल गया ना इधर से, तो लेकिन 6th फ्रेम में इस फ्रेम में अंदर कितना आगे जाओ ये कौन बताएगा, ये ऑफसेट बताएगा, डी, यानी कितना आगे जाना है मैंने उसके अंदर। ये ऐसी है कि वो जो मैंने आपको पिछले मिसाल में बताया ना, कि मिसाल आपका C++ का प्रोग्राम है, तो यहाँ से 0th एड्रेस, उससे लॉजिकल एड्रेस 0 है, और 346 एड्रेस पे आपकी वो इंट काउंट की स्टेटमेंट पड़ी थी ना, इज इक्वल टू 0 आपने लिखा था, और फिर वो चलते चलते 500 बाइट्स की जना कोड है आपका,
तो 344 तक अगर आपने मुझे पहुंचाना है तो पहले मिसाल आप मुझे कहेंगे कि 500 बाइट का लेट से पेज है, ये पूरा पेज कहाँ लोड हुआ है, ये पूरा डब्बा, तो मैं कहूँगा कि लेट से वो छठे में लोड हुआ है ये पूरा डब्बा। फिर आपसे मैं छठे डब्बे को कहूँगा, यानी ये लेट से ये 17वां पेज है और 17वां पेज है और वो छठे फ्रेम में लोड है, तो ये पूरा कोड आपका यहाँ लोड है। और अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये वाली लाइन पे ले जाओ, काउंट इज इक्वल टू 0, यानी ये मैंने एक्सिक्यूट करवाना है। तो ये इस पे मुझे ले जाने के लिए फिर आप मुझे 346 भी बताएंगे ना कि इधर 346 लाइन को जाके चलाओ, वो मुझे आप इस डी से बताएंगे, ऑफसेट से। तो इसका मतलब ये है कि जब सीपीयू जब एक एड्रेस जनरेट करेगा तो मुझे दो बातों का इल्म देगा। एक तो ये बात बताएगा कि कौन से पेज की बात कर रहा है वो, क्योंकि मैंने एक प्रोसेस के एक से ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं, ये जो हमने तस्वीर में देखे। और फिर अगली बात ये बताएगा कि एक पेज में वो उस पेज के कितने आगे उसके अंदर जाए, ऑफसेट डी ये बताएगा। अब इसी की भी आगे एक तस्वीर में और दिखाता हूं, इसके आगे ये देखें, ये एक पेज, एक प्रोसेस है जिसके अंदर 4 पेजेस हैं। ये पेज 0 है, ये पेज 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और पेज नंबर 2 जो है ना वो कहाँ लोड हुआ है, फ्रेम नंबर 1 में। ये फ्रेम नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि मुझे अब इसमें फ्रेम नंबर 1 में जो पेज नंबर 2 लोड है इसके के पे जाना है, तो ऑफसेट फिर मुझे यहाँ पे बताना होगा ना 0 1 2 3, यानी 2 पे मुझे लेके जाओ। तो मुझे यहाँ पे फिर 2 ऑफसेट भी बताना होगा, यानी पेज नंबर 2 और ऑफसेट 2, इन दोनों का मिक्सचर मुझे बताना होगा। तो पेज नंबर 2 जब बताऊंगा तो वो तो मुझे पेज टेबल से मुझे 1 मिल जाएगा क्योंकि फ्रेम नंबर 1 में पड़ा है, और 2 ये बताएगा कि फ्रेम नंबर 1 में इस सेकंड इंडेक्स पे जाओ, यानी सेकंड बाइट पे जाओ। फर्स्ट बाइट 0 बाइट, फर्स्ट बाइट पे जे और सेकंड बाइट पे के। तो ये मैं इस के को मेमोरी में ऐसे लोकेट करूंगा यूजिंग दिस। तो ये आपका ऑफसेट डी हुआ और ये आपका पी हुआ एक्चुअली, और पी से आपका फिर वो इस पेज टेबल के जरिए से वो फ्रेम भी निकल आता है ये। तो पी डी का कॉम्बिनेशन होगा और फिर मेमोरी में जाके आप एफ डी का कॉम्बिनेशन इसे कहेंगे। तो अब इसी तस्वीर में आपने देखें ये पी डी का कॉम्बिनेशन, और जब आप यहां से गुजर के यहां आए तो ये एफ डी का कॉम्बिनेशन बना, यानी फ्रेम और ऑफसेट, और ये पेज नंबर और ऑफसेट। तो ऑफसेट तो फिक्स होता है ना, वो तो यहां से उठ के सीधा वहां चला गया, लेकिन इस पेज को आपने लोकेट करना है कि किस फ्रेम में है, तो वो तो पेज टेबल बताएगा आपको। तो यहां से वो फ्रेम मिलेगा और फ्रेम एफ यहां लाएगा और फिर उसके साथ वही ऑफसेट वहां से जोड़ेगा और आपको मेमोरी में एग्जैक्ट उस फ्रेम में आपने किस जगह तक खास बाइट तक जाना है वो वहां पे आपको ले जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ रही है जी? जी सर। जी, अब आ जाएं वापस फिर उधर। अब जो है ना यहाँ पे एक मिसाल, खैर ये और भी बात क्लियर होगी, अभी मैं आपको थोड़ा सा और भी इसमें थोड़ी मिसाल दूंगा ना तो ये चीज़ें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा। अच्छा, अब आ जाए जी, यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई। अब आए जी, अब वो कहता ये है कि पेज नंबर और ऑफसेट तो क्लियर हो गया क्या होता है। अब वो कहता ये कि फॉर अ गिवन साइज ऑफ अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस 2M, आपके पास जो है ना जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस का जो साइज है लेट्स से वो 2M है, तो पेज साइज और पेज साइज 2N है लेट्स से, बाइट्स कह लें या वर्ड्स कह लें, जो भी कहते हैं। देन हायर M माइनस बिट्स जो होती हैं ऑफ लॉजिकल एड्रेस वो डेजिग्नेट करती हैं पेज नंबर को, और N जो लोअर ऑर्डर बिट्स होती हैं वो डेजिग्नेट करती हैं पेज ऑफसेट को। अच्छा, ये क्या कहता है, देखें आपकी जो है ना पेज जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो टोटल M है, यानी ये पूरा M है। ठीक है, तो साइज ऑफ द लॉजिकल एड्रेस स्पेस फिर हुआ 2 पावर M, क्योंकि ज़ाहिर है आप बाइनरी सिस्टम में बैठे हैं ना,
अगर m बिट्स होंगी तो टोटल कॉम्बिनेशन 2 पावर m होते हैं ना, फिर उससे बनेंगे यूनिक कॉम्बिनेशन। ये तो आपको पता है ये ना DLD के नॉलेज से। अब आपको पता है कि वो कहता है कि अगर साइज ऑफ द लॉजिकल एड्रेस स्पेस 2 बार m है, यानी कि टोटल m बिट्स हैं आपके पास ये, तो उसमें और पेज साइज 2 बार n है, यानी कि पेज साइज 2 बार n है, यानी ये पेज साइज, तो पेज साइज अगर n है तो उसकी n बिट्स होंगी, फिर ये n बिट्स हुई इतनी, क्योंकि देखें ना पेज साइज का मतलब क्या है कि ये इतना हिस्सा पेज का, और ऑफसेट ज़ाहिर है उससे बाहर तो नहीं निकल सकता ना। ऑफसेट किसे कहते हैं कि पेज के अंदर के कौन सा बाइट, विच बाइट यू आर सेइंग, तो वो तो ज़ाहिर है जितना उसका साइज होगा उतने में ही आप रहेंगे ना। और उसका साइज अगर 4 बाइट है तो उसके लिए 2 बिट्स चाहिए ना, फिर 2 पावर 2 इज 4, यानी n इस मिसाल में फिर मेरे पास 2 होगा अगर 4 बाइट का पेज है, सही है। और अगर 8 बाइट का पेज है मिसाल के तौर पे ये, तो फिर 8 बाइट के पेज के लिए 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 होगा, तो मुझे 3 बाइट्स चाहिए होंगी, तो फिर ये n मेरा 3 होगा ऑफसेट, क्योंकि मुझे 8 बाइट के लिए मुझे 3 बिट्स चाहिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस बाइट की आप बात कर रहे हैं, किस 8 बाइट्स में से मुझे 8वें बाइट पे जाना चाह रहे हैं, 7वें पे, 6ठे पे, पहले पे, किस पे, विद इन 1 पेज आप किस ऑफसेट पे मुझे पहुंचाना चाहते हैं। तो पीछे आप मुझे बताएं कि अब इस सारी बात को जहन में रखते हुए ये बात आगे मिसाल में खुल भी जाएगी कि अगर वो कह रहा है कि इन सब का साइज m बिट्स है और उसमें से इसने का साइज n बिट्स है, तो पीछे ये कितनी रह गई, m माइनस n रह गई कि नहीं। इस टोटल का अगर m साइज है और उसमें से ये n निकाल लें तो पीछे कितनी बच गई, m माइनस n, तो फिर 2 पार m माइनस n बिट्स जो होंगी वो इस हिस्से की रह जाएंगी ना, और ये हिस्सा आपने मुझे खुद ही कहा कि वो तो पेज नंबर के लिए आपने रिजर्व किया हुआ है। तो अब वो कहता ये है कि देन हायर ऑर्डर m माइनस बिट्स, m माइनस n बिट्स ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिजिग्नेट पेज नंबर एंड लोअर ऑर्डर n बिट्स डेजिग्नेट द पेज ऑफसेट। इस बात को मैं इस स्लाइड पे जब दोबारा आऊँगा ना इंशाल्लाह इधर, तो इधर मैं इस बात को फिर दोबारा आपको अभी इसको यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी इसी बात को लेके आगे चलते हैं। तो अब मेरा ख्याल है ये चीज़ें आपको क्लियर हैं कि CPU जो है ना जनरेट करेगा अपने जो है ना एक पेज नंबर जनरेट करेगा और एक जनाब उसका होगा क्या, ऑफसेट होगा, और D, और वो ऑफसेट जनाब आपका ऑफसेट जो है वो जाके आपका यहाँ पे जुड़ेगा, पेज नंबर जाके वो इंडेक्स बनेगा आपके पेज टेबल का, और वहाँ से आपको फ्रेम मिलेगा, वो फ्रेम आप इधर जाएंगे और इसके साथ D के साथ जोड़ेंगे, और जनाब ये इधर से ऐसे आएगा इधर, और उसके बाद जनाब ये यहाँ पे आपको जो है ना उस ख़ास लोकेशन पे ले जाएगा मेमोरी में कि जहाँ पर आप इसको उस ख़ास फ्रेम के अंदर कहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ आपको ये ले जाएगा। पेज लॉजिकल एड्रेस स्पेस, फ्रेम फिजिकल एड्रेस स्पेस, ये पेज का रिस्पॉन्ड करता है इस फ्रेम को, इसकी मैपिंग कहाँ से मिलेगी, यहाँ पेज टेबल से। पेज टेबल खुद कहाँ पड़ा होता है, वो भी मेमोरी में पड़ा होता है, बस सिंपल सी बात। तो मैपिंग जो है ना ये रन टाइम पे पॉपुलेट होता है, डायनेमिक मेमोरी कम एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग में जाहिर ही बात है ये पेज टेबल आपका डायनेमिकली पॉपुलेट होगा, और यहाँ पे हर जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में जितने भी आपके यूनिक पेजेस हैं, यूनिक जो जितने एड्रेसेस आप जनरेट कर सकते हैं CPU में, आप मतलब 0 से आप मिसाल 50 तक एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं, और आपका मिसाल एड्रेस पेज का साइज़ है 4 बाइट, ठीक है, तो फिर आपका फ्रेम साइज भी 4 बाइट हुआ ना। और अब आप मुझे बताएं कि फिर अगर ये तो 4 बाइट का पेज है तो कितने लीगल पेजेस ये जनरेट लीगल पेजेस होंगे इसके, इस प्रोसेस के, अगर उसका लॉजिकल एड्रेस 0 से 5 हो तो 50 डिवाइडेड बाय 4 करें तो कितने निकलते हैं, हाँ जी 12 4 48,
जी 16 12 4 48, तो 13 पेजेस, 13 4 52, जी यानी 14 13 13 पेजेस का ये प्रोसेस होगा, क्योंकि आपको 52 बाइट्स इसके तकसीम करने होंगे ना, ऐसे 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 ऐसे। तो फिर यहाँ पे जो इस पेज टेबल में एंट्रीज होंगी वो कितनी होंगी, 13 इंडेसेस होंगे, और वो आपको बताएगा कि आपका हर एक पेज जो है ना कहाँ कहाँ पे में किस किस फ्रेम में लोड हुआ है। तो वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ से मिलेंगी, और आपको वो, और उस हर पेज में जो 4 बाइट में आपने किसवें बाइट पे जाना है, यानी 4 बाइट पेज का मतलब होगा कि 0 1 2 3, 4 बाइट में 0th बाइट पे जाना है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। ये कौन बताएगा, ये ऑफसेट डिक्टेट करेगा। तो अब ये 4 बाइट्स हैं, तो 2 बिट्स आपको चाहिए ऑफसेट के लिए, इसका मतलब है 2 पार 2 4 बिट, यानी 4। और 4 कैसे, यानी आपको पता है ना, 2 बिट से यूनिक क्या बनेंगे, 0 0 इसका कोड होगा, 0 1 इसका होगा, 1 0 इसका और 1 1 इसका, बाइनरी में जब आप जाएंगे। ये तो बातें क्लियर है ना, डीएलडी में ये चीज़ें पढ़ी थी आपने कि 0 0 स्टैंड्स फॉर 0, 0 1 फॉर 1। और ये भी कैसे, ये भी आपको पता है कि ये आप इसको जना जब मैप करते हैं तो ये एक्चुअली क्या होता है, 0 0 को आप करते हैं 2 पार 0 2 पार 1, तो इसको जमा कर लें। तो इसको जमा इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ भी 0 है, 0 है तो यहाँ से 0 ही आएगा, लेकिन जब यहाँ 0 1 होगा तो अब या 0 1 होगा तो अब आप इससे को जमा नहीं करेंगे, क्योंकि इधर 0 है, और इसको जमा करेंगे तो इससे 2 आएगा, 2 पार 1 से, क्योंकि यहाँ 1 है। तो देखें 1 0 कोड आपका 2 का है कि नहीं है। और अगर ये दोनों 1 1 हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि आप इसको भी जमा करेंगे, इसको भी जमा करें, तो 2 पार 0 से 1 आता है, जमा 2 पार 1 से 2 आता है, तो 1 जमा 2 इज 3, तो ये 3 का कोड हुआ। तो ये आपकी वो बाइनरी वैल्यूज़ हो गई, ये आपकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गई उसकी। तो बहरहाल ये इस तरह से आप ऑफसेट पे पहुंच जाएंगे। अब आ जाएं, ये वही मैंने जो बताया थोड़ी देर पहले कि 0 पेज आपका मैप हुआ है फ्रेम नंबर 1 में, पेज 3 आपका मैप है फ्रेम नंबर 7 में। अब आ जाए जी, ये वो डायग्राम है कि मिसाल के तौर पे वो कहता है आपकी 32 बाइट मेमोरी है, ये देखिए 32 बाइट मेमोरी है आपकी ना, फिजिकल मेमोरी है, और ये आपके फ्रेम नंबर्स हैं। ये आपका फ्रेम नंबर जो है ना 4 बाइट की फ्रेम आपकी तकसीम है। तो ये आपका फ्रेम नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये आपका पेज नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब आपको मैपिंग मिल सकती है कि मैं फ्रेम नंबर जो है वो इसमें कैसे जा सकता हूँ। तो अब आपका पेज साइज यहाँ क्या है, तो पेज साइज आपका यहाँ पे जो है ना 4 बाइट पेजेस हैं, तो पेज साइज आपका 2 पार 2 है, यानी 2 पार n का मतलब यहाँ पे 2 पार 2 है, 4 बाइट्स पेज साइज, ठीक है ना जी। और साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस, साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस वो कहता है 32 बाइट्स है, ठीक है ना जी। तो एड्रेस स्पेस इज 32 बाइट्स, तो वो जो है ना 2 पार m विच इज इक्वल टू 2 पार 5, यानी है वो 32 जो है ना बाइट्स है, ठीक है ना जी। तो ये जनाब आपके पास सिचुएशन है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि मुझे ये 3 जो है ना D, तो ये पहले पेज में आखिरी ऑफसेट तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचूंगा। तो ये अब आपको ये जो है ना, ये जो फिक्रा यहाँ पे था ना, ये अब समझ सही आएगा। ये जो यहाँ पे मैंने बात की थी, ये कि फर्स्ट m-n बिट्स रिप्रेजेंट दिस एंड दिस, ये फिक्रा अब आपको उधर मिसाल में अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कि मिसाल के तौर पे अगर हमने इस बाइट को लेना है, यानी तीसरे बाइट पेज 0 का तीसरा ऑफसेट पे D पड़ा है, तो इसको मैंने इधर कैसे इस तक पहुंचना है। तो आप मुझे बताएं, ये पेज नंबर 0 में पड़ा है ना, तो पेज नंबर 0 कहाँ पड़ा है, इधर आए,
वो पेज नंबर 5 में पड़ा है। पेज नंबर 5 में पड़ा है तो पेज नंबर 5 आपका फ्रेम नंबर 5 में पड़ा है तो फ्रेम नंबर 5 आपका ये है। फ्रेम नंबर 5 में आप आए और ऑफसेट उसका जो है ना वो क्या है, 3 है। तो 3 में का मतलब ये है कि 0 1 2 3, तो इस तरह आप आए ना और डी आपको मिल जाएगा कि फिजिकल मेमोरी में ऐसे पड़ा है। अच्छा, अब ये इसकी कैलकुलेशन ये तो मैंने तस्वीर में बनाया कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से फिजिकल एड्रेस स्पेस में आप कैसे पहुँचे। एक्चुअली आप वो जो कैलकुलेशन आप करेंगे बैक एंड पे वो कैसे करेंगे, आपने कहा है ना मुझे कि जो है ना एफ कॉमा फ्रेम नंबर, आपने कहा है ना फ्रेम नंबर और ऑफसेट ना, जिसको आपने कहा एफ और डी का कॉम्बिनेशन है। तो एफ और डी का कॉम्बिनेशन में आपने कहा m-1 बिट्स होती हैं और इसमें n बिट्स होती हैं, ये आपने अभी पीछे कहा है ना उधर, ठीक है ना जी। और ये टोटल जो है ना m बिट्स होती हैं, ठीक है जी। तो अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस 3 जो है ना, मिसाल मैं अब उसकी बात करता हूं कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस 3 जो आपका है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस 3 जो ऊपर आपका है, ये जो ऊपर 3 जिसकी मैंने बात की है, इसको टेक्निकली अभी कैसे पहुंचेंगे, ये मतलब ये कि पेज नंबर P कॉमा ऑफसेट कॉमा डी से होगा ना, तो और वो एफ डी हो जाएगा, जैसे पहले देखे ना पी डी होगा, पी डी, तो फिर सिर्फ पी से आपको फ्रेम नहीं लेगा और फिर फ्रेम को आप डी जोड़ेंगे तो पी कॉमा डी के बाद एफ फ्रेम मिल जाएगा। तो पी कॉमा डी, तो पी आपका पेज नंबर 0 है में वो है ना, फिर कॉमा आपका जना डी क्या है, ऑफसेट 3 है ना ऊपर मिसाल में जिसमें वो पड़ा है, ये जो जिस मिसाल के हम जिक्र कर रहे हैं इधर, ये 3D, ठीक है जी। उसके बाद आप नीचे आए तो ये 0 पेज आपने किस में लोड किया हुआ है, खुद आपने कहा है कि ये बेसिकली आपने 5th फ्रेम में लोड किया हुआ है ना। तो 5th फ्रेम का मतलब ये है कि 5th फ्रेम में आप चले गए तो 5th इंटू 4 करेंगे ना, क्योंकि पेज का साइज क्या है, 4 है। 5th फ्रेम का मतलब ये है कि आप यहाँ से 4 बाइट इसके छोड़ेंगे, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 5 4 20वें बाइट तक पहुंचेंगे कि नहीं, 20वें बाइट तक आना पड़ेगा ना। 5th फ्रेम का मतलब ये है, क्योंकि पहला 0th फ्रेम का मतलब है कि पहले बाइट, तो 5 4 20 तक तो आएंगे ना। तो ये आपका जनाब हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट 5 इंटू 4, ठीक है ना जी, क्योंकि पेज साइज आपका 4 बाइट का है पेज साइज, ठीक है। और 5 इंटू 4 आप करेंगे और फिर जमा उसके साथ करेंगे ऑफसेट भी, ठीक है ना जी। वो ऑफसेट 3 जो आपका है ये इसके साथ प्लस भी करेंगे, तो ये जनाब आपका बना क्या, 20 प्लस 3 23 बना कि नहीं। तो आप इस 23वीं लोकेशन पे आए हैं कि नहीं, ये 20 21 22 23 24 ये है ना, 24 पे तो अगला पेज का ई पड़ा है, समझ आ गई, ये इस तरह पहुंच गए। और अगर अब अगर आप इसको बाइनरी में मुझे कहते हैं कि समझाएं सर कि ये बाइनरी बिट्स की टर्म्स में समझाएं, तो वो भी ज़रा सुने जो अभी मैंने आपको थोड़ा समझाया है, ज़रा गौर से देखें। आप देखें ये 5 बिट्स है ना, 2 पावर 5 है ना, आपने ये कहें कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस, तो 5 में से 2 बिट्स आपने अब रिजर्व करनी है किसके लिए, 2 बिट्स आपने रिजर्व करनी है पेज साइज के लिए, और 3 बिट्स आपकी जो होंगी वो पेज के लिए होंगी ना, 5 में से 2 पावर 5 32 में से, क्योंकि आपका पेज साइज तो 4 बाइट का है ना और फ्रेम भी आपका 4 बाइट का है, तो उसके लिए तो 2 ही बिट्स चाहिए ना। 2 बिट्स में वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है कि आप एम पे जाने हो, पी क्यू किस पे जाना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो पीछे रह गई m-n बिट्स, यानी 3 बिट्स रह गई किसके लिए, पेज नंबर के लिए। अब आप मुझे बताएं इस मिसाल में अगर मैं बाइनरी में जाना चाहूं कि 23 तक आप पैसे, यानी बाइनरी 23 कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे बताएं 3 का बाइनरी वैल्यू क्या है, 3 ऑफसेट के लिए, 3 के लिए आप मुझे बना बाइनरी वैल्यू 1 1 निकाल के देंगे, क्योंकि 1 और 1, क्योंकि 1 1 के लिए बाइनरी वैल्यू 2 पावर 0
और 2 पावर 1, तो 2 पावर 1 0 और 2 पावर 1 को जब जमा करेंगे 2 पावर 0 से आया 1 जमा 2 पावर 1 से आया 2 इज इक्वल टू 3। तो 1 1 बाइनरी इक्वल टू डेसिमल 3 के बराबर होता है। और जो आपका 5 है वो 5 आपका कैसे आएगा, उसके लिए आप मुझे बताएंगे 101। अब वो कैसे आया, क्योंकि आप जरा देखें 101 को जब मैं लिखूंगा तो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, तो इसको जरा जमा करें 2 पावर 0 से आएगा 1 जमा 0 के ऊपर, तो जो 2 पावर 1 है वो 0 होगा क्योंकि 0 एंट्री के जो ऊपर होगा वो नहीं जमा करेंगे। और 1 के ऊपर 2 पावर 2 से आएगा क्या 4, तो 4 जमा 1 इज 5, तो 5 आया कि नहीं इससे 101 से। तो ये वो 5 आपका यहां से निकला, तो 5 ये निकला, 3 यहां से निकला, ठीक है ना जी। इन इससे 3 निकला और इससे 101 से 5 निकला। और अब अगर मैं इस सब को इकट्ठा कर लूं, यानी इस सब को, तो इन सब के मजमूए से 23 निकलना चाहिए। वो भी देखते हैं कैसे निकलता है। 1 0 1 1 1, इस बाइनरी को जरा गौर से देखें। अब इससे 23 निकलना चाहिए। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। अब मुझे बताएं, आप सिर्फ इसको जमा नहीं करेंगे ना, इसकी जगह 0 है, बाकी सबको जमा करें। 2 पावर 0 से मतलब क्या है, हाँ 2 पावर 0 से 1, 2 पावर 1 से जमा करें 2, जमा 2 पावर 2 से जमा करें 4, जमा इसको नहीं करेंगे 2 पावर 3 से, और 2 पावर 4 से जमा करें 16। तो इससे जमा करें तो क्या आया 16 for 20 20 22 23। तो ये आपका वो 23 जवाब निकला जो आपने 23rd बाइट पे मेमोरी में पहुंचे हैं ना, और ये वो 23 जो आपने फॉर्मूले से ऐसे निकाला था। तो समझ आई है बात जी। जी सर, थोड़ी बताइए। हाँ, तो थोड़ी बहुत इसलिए आई है कि बस तो ये बिट्स मिट्स में आप गुम हो गए हैं, तो ये ज़रा इसको वीडियोस को जाके बाद में ज़रा मेरी गौर से सुनना। और ये वाले जो इसका असल में ये जो पीछे पॉइंट है ना, किताब वाले ने ये जो ये कहानी लिखी है ना, असल में ये नहीं हजम होती कि ये इसने एक फिक्रे में बड़ी गहरी बात लिख दिया है ये, कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस में 2 पावर m पेज साइज उसमें 2 पावर n होगा, और जो हायर m माइनस n बिट्स जो होंगी लॉजिकल एड्रेस स्पेस की वो पेज नंबर होंगी, और n लोअर ऑर्डर बिट्स जो होंगी वो पेज ऑफसेट होंगी। अब जब आप वो इस मिसाल पे लाते हैं ना, तो इस मिसाल पे फिर जनाब आप कोई एक मिसाल अपने लिए ले लें कि मैं फलाने मिसाल एक, ये मैंने तो इधर से शुरू किया ना कि ये 3rd बाइट पे जो d पड़ा है पहले पेज का, तो ये पहले पेज के 3rd बाइट का d फिजिकल मेमोरी में वो किस फ्रेम के 3rd बाइट में d मुझे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ये सारा वो प्रोसीजर मैंने आपको समझाया कि कैसे मिलेगा। ठीक है ना जी। तो ये जब आप इस जाके वीडियो को आराम से देखना, अपने पास एक कागज़ पकड़ना, तो ये तो मैंने एक ही सारी खिचड़ी एक स्लाइड पे बनाई है ना, इसलिए कि वो चूंकि ये स्लाइड मैं छोड़ नहीं सकता था कि स्लाइड पे मैं साथ साथ ड्रॉ करता जाऊं कि ये इस स्लाइड में ये चीज़ इधर है और ये इधर है। आप बेशक कागज़ लेके उस पर बना के इसको देख लेना, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ किस तरह से है। ठीक है, तो बहरहाल मैंने कहने का मकसद ये है कि आपको वो मैपिंग समझाना मकसूद थी, और वो मैपिंग जो है ना वो आपको जो है इससे जो है समझ आ गई है। अब जो है अब इसमें कोई टेक्निकल बात इतनी रह नहीं गई है। अब जो है आपके पास जो है ना बिफोर एलोकेशन जो है फ्री फ्रेम्स जो है ना वो कहता है कि ऐसे होते हैं यूजुअली आपके प्रोसेसेस में पेजेस 0 1 2 3 जो हैं, और फ्री फ्रेम की लिस्ट ये है। और जब न्यू प्रोसेस आता है तो वो जनाब वो क्या करता है, उसको वो फ्री फ्रेम्स जो होते हैं ना उसके 14 13 18 उनमें से वो जो है ना दे देता है नए प्रोसेस को, और उसके जो ये 4 पेजेस हैं उनको ये फ्रेम एलोकेट कर देता है।
तो वो जनाब नया प्रोसेस जो आता है ना उसका पेज नंबर 0 14वें नंबर जो है ना फ्रेम में लगा देता है, पेज नंबर 1 उसका जनाब 13वें नंबर फ्रेम में लगा देता है, और पेज नंबर 2 उसका जो है ना 18वें जो है ना फ्रेम में लगा देता है, एंड सो ऑन। तो ये एक सिलसिला ऐसे चलता जाता है, चल रहा है, कुछ प्रोसेस आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, और ये एक ओएस जो है ना ये चीज़ें देता जाता है। अब जो है ना असल में आ जाता है वो वाली बात, वो जो तैयब ने पूछी थी कि ये पेज टेबल भी पार्ट ऑफ दैट है कि नहीं। तो मैंने आपको कहा था कि ज़रा सब्र करें, आगे ये बात आएगी कि ये अब हम सोचते हैं कि ये पेज टेबल कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जो पहला हमारा एल्गोरिथम था ना जिसमें हमने कंटिग्युअस मेमोरी लोकेशन की थी, उसमें तो पेज टेबल की तो कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि उसमें तो आप इसमें स्ट्रेट अवे क्या करते थे कि आप जनाब बस जो आओ ना ताओ जिधर जो बड़ी जगह मिल गई खाली, बस उसमें पूरा प्रोसेस एक ही जगह लगा देते थे। तो बस उसमें तो एक ही बेस रजिस्टर होता था जिसमें आप उसका स्टार्टिंग एड्रेस फिजिकल डाल लेते थे प्रोसेस का, और एक लिमिट रजिस्टर जिसमें उसकी लेंथ होती थी। तो बस वो सारा वक्त के लिए काफ़ी था। अब तो ये चक्कर नहीं है ना, अब तो आपने तोड़ दिया प्रोसेस को पेजेस में फिक्स साइज। तो अब तो मुसीबत ये है कि अब तो आपका पेज टेबल चाहिए। पेज टेबल क्यों चाहिए? क्योंकि आपने प्रोसेसेस को अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस में तो बाज़ाहिर वो कंटिग्युअस है कि मिसाल 0 से 50 तक आपकी लॉजिकल एड्रेसेस हैं, लेकिन आपने 4-4 बाइट का अगर पेज बनाया है तो अब ज़ाहिर है वो पेज तो 4 बाइट का, एक इधर है उसको मिला है, एक इधर मिला हुआ है, एक इधर मिला हुआ है, एक इधर मिला हुआ है। तो जाहिर बात है अब आप वो उसको तो है ना मुख्तलिफ जगहों पे एंट्रियाँ स्टोर करनी है या पेज स्टोर करने हैं, लेकिन ये मैपिंग कौन रखेगा? तो उसके लिए ये भी चाहिए। अब पेज टेबल इटसेल्फ इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर, मतलब अगर आप मैं कहने को ये कहूँ तो ये एक एरे नहीं है, 1 डायमेंशनल एरे मुझे नज़र आ रही है तस्वीर में, तो या अगर एरे नहीं है तो कोई और होगा, 12 है तो सही, कुछ चीज़ तो है। तो अब वो कहता है कि ये पेज टेबल भी यूजुअली आपको मेमोरी में ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़ाहिर है ये तो रन टाइम पे ही भी पॉपुलेट होगी हर प्रोसेस के लिए, होगी कि नहीं होगी। और फिर आपको पेज टेबल बेस रजिस्टर भी रखना होगा, यानी पेज टेबल PTBR एक पॉइंटर होगा विच पॉइंट्स टू द पेज टेबल, यानी एक एरे होता है ना जिसके ऊपर आप एक पॉइंटर खड़ा कर लें तो एरे नेम इज अ पॉइंटर इटसेल्फ आप पढ़ा करते थे, याद है प्रोग्रामिंग में? जी जी यस सर, बेस एड्रेस। तो उसमें आप 0th इंडेक्स का एड्रेस रख लेते थे, मिसाल P एक पॉइंटर है, तो अब वो बेसिकली वो इस पेज टेबल का एड्रेस रखे हुआ है, यानी कि वो जो 0 1 2 3 4 जो पेजेस हैं उसके अंदर फ्रेम की वैल्यूज होंगी कि 17 लेट से इधर 7, इधर 5, इधर 3, इधर 21, यानी ये फ्रेम्स इन फ्रेम्स में लोडेड है। लेकिन ये पेज टेबल कहाँ है, इसका पॉइंटर जो है ना ये P, ये भी एक प्रोसेस के पास होना चाहिए कि भाई मेरा पेज टेबल कहाँ है मेमोरी में। तो वो बेस रजिस्टर एक होगा जिसमें विच पॉइंट्स टू द पेज टेबल, और फिर पेज टेबल का लेंथ रजिस्टर भी होगा, यानी इसकी पेज टेबल की तुम्हारी लेंथ कितनी है। ज़ाहिर है जितना बड़ा प्रोसेस होगा तो मुझे बताएं उसका पेज टेबल भी बड़ा होगा ना फिर, क्योंकि उसके ज़्यादा पेजेस उसके दरकार होंगे। जितना छोटा प्रोसेस होगा उसकी पेज टेबल की लेंथ रजिस्टर की वैल्यू भी जो है ना क्या होगी, छोटी होगी। तो इन दिस स्कीम एवरी डेटा इंस्ट्रक्शन एक्सेस रिक्वायर्स 2 मेमोरी एक्सेसेस। तो इसका मतलब क्या निकला कि आप ये जो जिस स्कीम में बैठे हैं ना, इस स्कीम में आपको हर जो डाटा और इंस्ट्रक्शन में जो एक्सेस चाहिए होगा ना उसके लिए 2 मेमोरी एक्सेस होंगे। एक तो आप पेज टेबल अपना पहले एक्सेस करेंगे क्योंकि पेज टेबल भी आपका मेमोरी में बैठा है ना। तो एक सीपीयू से आपका एक सीपीयू से जब आपका मेमोरी जो है ना इंस्ट्रक्शन या डेटा का एक्सेस जाएगा तो पहले पेज टेबल का आप एक्सेस करेंगे मेमोरी में कि वो कहाँ पड़ा है, फिर उससे फ्रेम नंबर मिलेगा, उस फ्रेम नंबर से आप फिर दूसरा एक्सेस मेमोरी में जाके उस पेज का एक्सेस करेंगे वो फ्रेम। ठीक है ना जी, ये समझ आई है बात कि 2 एक्सेसेस आपके होंगे, एक वक्त में ही आपको डायरेक्ट फ्रेम नहीं मिल जाएगा। एक पहला एक्सेस पेज टेबल की एंट्री के लिए होगा और दूसरा एक्सेस एक्चुअली फिर फ्रेम का होगा, क्योंकि बजाते खुद ये पेज टेबल भी आपकी सीपीयू के पास नहीं पड़ा कि आप कहेंगे यहीं पे मेरे पास पड़ा था
और मैंने यहीं पे ही लोकेट करके मैं फ्रेम में पहुंच गया ना, ये भी आपका इधर पड़ा है मेमोरी में, लिहाजा इसको भी एक्सेस करने के लिए आप मेमोरी जाएंगे। तो ये एक एक्सेस हुआ, और उस फ्रेम को फिर लेने के बाद आप यहां से फिर दूसरे एक्सेस के लिए मेमोरी आएंगे। तो 2 दफा पिंग पोंग आपने किया मेमोरी को, यानी 2 एक्सेसेस मेमोरी की आपको देनी पड़ी। और ये 2 मेमोरी एक्सेसेस जो हैं इसकी बुनियाद पे जनाब आपको, इसका मतलब है आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है जी। सो इन दिस स्कीम यू विल रिक्वायर बेसिकली 2 मेमोरी एक्सेसेस, और वो जो 2 मेमोरी एक्सेसेस आपको रिक्वायर होंगी तो उसमें थोड़ा सा आपको जनाब क्या होगा, थोड़ा सा आपका वक्त ज़ाया होगा। अब वो जो वक्त ज़ाया होगा उसके लिए वो थोड़ा सा एक सोल्यूशन देता है, बस फिर उसके बाद इस बात को ख़त्म करते हैं कि वो क्या है। वो कहता है ये है कि इन दिस स्कीम एवरी in this scheme every data access to requires 2 memory accesses, one for page table and one for data instruction, यानी वो जो फ्रेम है उसको एक्सेस करने के लिए। And this 2 memory access problem can be solved by use of special fast lookup hardware cache called TLB या associative memory। ट्रांजिशन लुक असाइड बफर्स TLBs भी इसको कहते हैं बाज़ औक़ात, और बाज़ लिटरेचर इसको एसोसिएटिव मेमोरी भी कहती है। और वो ये इसलिए कि यार ये जो 2 मेमोरी एक्सेस हम करते हैं ना, यानी एक CPU से पहले जो है ना पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए मेमोरी में जाना, और दूसरा मेमोरी एक्सेस फिर उससे जो फ्रेम नंबर तुमने रिट्रीव किया था उसको एक्सेस करने के लिए जाना। तो ये 2 दफ़ा जाना जो है ना, ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे कैसे बचा जाए, तो इसके लिए उसने कहा जी फास्ट जो है ना ट्रांजिशन लुक असाइड बफर्स या फास्ट मेमोरी जो कैश में होती है, एक हार्डवेयर कैश में, एसोसिएटिव मेमोरी भी उसे हम कहते हैं, और ट्रांजिशन लुक असाइड बफर्स भी होते हैं। ये अब देखते हैं कैसे काम करती है। तो कहता है कि कुछ TLB स्टोर एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर्स ASIDs in each TLB entry which uniquely identifies each process to provide address space protection for that process। अच्छा, अब ये काम कैसे करती हैं इसको जरा देख लेते हैं। आपके पास एसोसिएटिव मेमोरी जो होती है ना, जो कि कैश में पड़ी होती है, इसके पास पेज नंबर होता है और पैरेलल सर्च होती है और एक फ्रेम नंबर होता है। ठीक है, और उसमें भी ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है कि एड्रेस ट्रांसलेशन होती है P&D। P में एसोसिएटिव रजिस्टर जो होता है वो जनाब आपका उसमें आपका P अगर इन एसोसिएटिव रजिस्टर यानी कि आपको TLB में मिल गया तो आप उससे फ्रेम ले लेंगे, अदरवाइज अगर नहीं मिला तो फिर आपको फ्रेम जाके जो है ना पेज टेबल यानी जो मेमोरी से है उसी तरह रिवायती तरीके से ही उठाना होगा, जैसे अभी हम पीछे देख आए हैं। अच्छा, इसको अगर हम एक जो है ना तस्वीरी खाके से देख लेते हैं तो ज़रा हमें समझ ज़रा अच्छी आ जाएगी जल्दी कि देखें इस तस्वीर में सिर्फ ये चीज़ इजाफी ऐड हो गई। अच्छा, बाकी ये पुरानी तस्वीर है कि आप देखें वो पेज नंबर देते थे और यहाँ से फ्रेम नंबर लेते थे और वहाँ से ऑफसेट आता था और यहाँ से फ्रेम नंबर आता था और यहाँ से आपको पेज के फ्रेम मिल जाता था। यहाँ तक तो आपकी पुरानी तस्वीर है। ये जो इजाफी हिस्सा ऐड हुआ है ये वही आपका फास्ट ट्रांजिशन लुक असाइड बफर है। और ये अब ये वो जो कहता है क्या करता है कि आप पहले जो है ना पेज को आप इसमें देंगे पेज नंबर जो होगा लॉजिकल एड्रेस स्पेस में जो आपका होगा वो पहले आप क्या करेंगे इधर देंगे TLB में, क्योंकि ये कैश में पड़ा है। चूंकि ये कैश में पड़ा है तो ये थोड़ा सा तेज है हार्डवेयर, और ये चूंकि पेज टेबल आपका मेमोरी में पड़ा है तो मेमोरी इज स्लो देन कैश, तो ये इसमें जाके पेज टेबल की एंट्री पहले देखेगा कैश में। अगर तो ये यहाँ पे मिल गया इसके अगेंस्ट फ्रेम नंबर आपके पेज टेबल की एंट्री तो हिट हो गया, आपको मिल गया, आप तेज़ी से वहाँ से गए फ्रेम नंबर रिट्रीव किया और उधर से ऑफसेट वहाँ से जोड़ा ऊपर से, तो आप पहुँच गए अपनी मेमोरी में। लेकिन अगर आप बदकिस्मत हैं आपको पेज नंबर की एंट्री यहाँ नहीं मिली, यानी वो पेज मिसाल के तौर पे पेज 57 है
तो पेज 57 आपको यहाँ मिल जाता है फ्रेम नंबर 13 के साथ। तो आप 57 नंबर पेज, आपका मतलब ये है कि 13 नंबर फ्रेम में लोडेड है, तो वो मिल गया। लेकिन अगर मिसाल आपका पेज नंबर 17 की एंट्री यहाँ नहीं मिलती, वो आप पूरा पेज जो है ना 17 यहाँ इसमें देखते हैं नहीं मिलती, तो नतीजतन आप फिर वापस यहाँ से TLB मिस हुआ, यानी आपका हिट नहीं हुआ, ट्रांजिशन लुक साइड बफर में आपको अपना पेज नहीं मिला, तो फिर मिस हुआ। तो मिस की सूरत में आप फिर रिवायती तरीके से, पुराने तरीके से आएंगे और फिर पेज टेबल को मेमोरी में एक्सेस करेंगे और 17 नंबर पेज जो होगा उसको यहाँ पे देखेंगे और उसमें आपको यहाँ पे फिर उसका फ्रेम नंबर मिलेगा। वो फ्रेम नंबर आप यहाँ देंगे और उसका ऑफसेट वहाँ से आएगा और ऑफसेट के बाद आपको यहाँ पे उसका पेज नंबर मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़ी सी निस्बतन तेज़ी आ जाएगी आपके सिस्टम में। अब इसके लिए बहुत से लोगों ने कुछ एल्गोरिथम्स और रिसर्चर्स ने कुछ स्कीम्स प्रपोज की हुई हैं और वो कहते ये हैं कि जो पेजेस आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, उनको आप इस TLB में रखा कर, यानी वो वाला पोर्शन ऑफ प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा मेमोरी में रेफर होता है बार बार, तो उसको आप बार बार जो रेफर होता है तो उसको आप जो है इसमें TLB में रख लें उसकी एंट्रियाँ। तो उसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि कैश है, तो कैश जो है ना वो तो क्विक काम करती है, तो थोड़ा सा आपके मेमोरी एक्सेसेस जो है ना तेज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपसे कैश से जल्दी जल्दी आपका रिट्रीव होगा फ्रेम और जल्दी जल्दी आप मेमोरी में अपने जो है ना वो फ्रेम तक पहुंच के आपका काम तेज़ होगा। और जो पेजेस आपके बहुत रेयरली अकर होते हैं तो उसको बेशक आप कैश में, चूंकि स्पेस का इशू कैश में भी होता है, तो सारे तो आप लेट से एंट्रियाँ नहीं रख सकते, तो फिर आप उसमें जो बहुत रेयर यूजेज वाले पेजेस हैं उनकी एंट्रियाँ जो है ना आप वो यहीं रखें और जब उनका कभी रेफर हो जो है ना पेज तो बस उनको यहाँ से रिट्रीव करें। तो इस मॉडल से कम से कम ये होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो निस्बतन तेज़ चलेगा। लेकिन वो उन्होंने फिर इसका टाइम निकाला है कि निस्बतन कितना टाइम पे फ़र्क पड़ेगा, तो वो कहते हैं कि अब उसका जो है ना वो इफ़ेक्टिव एक्सेस टाइम निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना टाइम पे फ़र्क पड़ेगा। तो बहरहाल इस टाइम को देखते हैं और बस इस मौजू को फिर ख़त्म करते हैं यहाँ कि हिट रेशो कहता है कि इट्स अ परसेंटेज ऑफ टाइम्स दैट अ पेज नंबर इज़ फाउंड इन TLB। यानी अगर आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि जब भी आप कोई पेज लॉजिकल एड्रेस स्पेस में रेफर करते हैं और वो आपको जनाब TLB में मिल जाता है, तो इसका मतलब आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपको जनाब पेज टेबल में जाना ही नहीं पड़ता मेमोरी में, कैश से ही आपको TLB में बस वो एंट्री फ्रेम की मिल जाती है और आप सीधा सीधा उसके ज़रिए मेमोरी में पहुंच जाते हैं एसोसिएटिव रजिस्टर के ज़रिए। तो 80% अगर वो कहता है मिसाल के तौर पे आपका हिट रेशो है, हिट रेशो का मतलब है कि TLB हिट हुआ है, और 20% मीन्स आपको मिस हुआ है, मतलब 20% आपको पेज रेफरेंसेस नहीं मिले TLB में, और 80% आपको वक्त जब भी पेज आपने रेफर किया तो वो आपको TLB में मिला है, हिट हुआ है। तो मीन्स दैट वी फाइंड द डिजायर पेज इन TLB 80% ऑफ द टाइम। तो अब वो कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर सर्चिंग TLB लेता है 20 नैनो सेकेंड, क्योंकि ज़्यादा वो कैश है तो तेज़ है ज़रा बनिस्बत एक्सेसिंग मेमोरी के, और एक्सेसिंग मेमोरी लेट से 100 नैनो सेकेंड लेती है। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम का फार्मूला वो कहता है कि इज फाउंड विद द वेट ऑफ ईच केस बाय इट्स प्रोबेबिलिटी। और वो कैसे कि इफेक्टिव एक्सेस टाइम हमारा क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन यानी एक पेज को मसाल अगर हम सेट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ पेज एक्सेसेस को अगर हम लेते हैं कि कितना एक जो है ना एक प्रोसेस के लिए होता है, तो वो उसका फॉर्मूला कुछ यूँ बनेगा कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 0 से 1 तक लाया करती है, तो 0.8 का मतलब है 80% ऑफ द टाइम आपका जब हिट होता है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 120 से। क्यों? क्योंकि 0.8 और 80% ऑफ द टाइम आपका 20 नैनो सेकेंड है ना, तो 20 नैनो सेकेंड आपको जनाब लेने पड़ेंगे TLB को एक्सेस करने के लिए 80% ऑफ द टाइम, और फिर उस TLB के बाद एक मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा फ्रेम
को तक पहुंचने के लिए मेमोरी में फ्रेम के लिए, तो ये बना टोटल 120। तो 80% ऑफ द टाइम 0.8 इंटू 120 करना पड़ेगा, जमा 20% आपको जना टाइम जना आपको कितना लगा, यानी बकिया 0.2 प्रोबेबिलिटी क्या है 220 सेकंड। क्यों? क्योंकि उसमें आप 20% आपका गए टीएलबी में, तो टीएलबी में मिस हुआ, सही है। फिर आप गए जनाब मेमोरी के पास, ठीक है, किसके लिए गए? पेज टेबल के लिए गए एक्सेस करने के लिए, और फिर पेज टेबल को एक्सेस करने के बाद फिर 100 जना नैनो सेकेंड आपने लिए किसके लिए? फ्रेम नंबर, फ्रेम को रिट्रीव करने के लिए। तो ये कितना टाइम बना? 220 नैनो सेकेंड। तो मिस की सूरत में आपकी यानी प्रोबेबिलिटी 0.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 220 के साथ, ठीक है जी, और हिट की सूरत में 120 के साथ। तो अब जब आप ये इसको मल्टीप्लाई करके जवाब निकालेंगे तो 140 नैनो सेकेंड्स देने। तो कहता ये है कि अगर तो आपने जनाब 80% हिट रेशो आपका हुआ ना, तो आपका वी सफर 40% स्लो डाउन, यानी 100 जना एक मेमोरी एक्सेस का टाइम है ना, आपने 140 लिया, यानी 40% स्लो डाउन इन मेमोरी एक्सेस टाइम फ्रॉम 100 to 149 सेकेंड। ये 40% स्लो डाउन मिला किसके मुकाबले में? मुकाबले में उस सूरत के कि जब अगर आप एक एक्सेस डायरेक्ट मेमोरी में करते और सीधा फ्रेम में पहुंच जाते। यानी इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जब आप वो ओरिजिनल एल्गोरिथम आपका था कॉन्टिग्युअस मेमोरी का, उसमें तो कोई पेज टेबल नहीं होता था दरमियान में, वो तो सीधा सीधा आपको पहुंचाता था, लेकिन उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती थी। यानी एक आइडियल एल्गोरिथम तो होता, तो वो तो ये होता ना कि सीपीयू से बस लॉजिकल एड्रेस जनरेट हो, जैसे हमने ओरिजिनल डायग्राम में पढ़ा था, 346 MMU के पास गया, उसने रिलोकेशन किया और सीधा सीधा जनाब वो आपको मेमोरी में ले गया। ये कोई किस्सा नहीं है कि आप पेज टेबल जाके रिट्रीव करें, फिर वो उससे फ्रेम नंबर रिट्रीव करने के बाद दोबारा आके फ्रेम नंबर पे जाएं। तो ये पिंग पोंग 2 दफ़ा नहीं होता। आइडियल स्कीम में तो एक मेमोरी एक्सेस पे ही आप पहुंच जाते हैं, तो वो तो 100 फिर नैनो सेकेंड ही होगा। और आप जो ये पेज टेबल की एंट्रियां लगा के कर रहे हैं और टीएलबी और ये लगा रहे हैं, तो इसमें अगर आपका 80% हिट रेशो है तो आपका 140 नैनो सेकेंड निकला, जो कि आइडियल 100 है और आपका 140 है, तो 40% स्लो डाउन आपका फिर भी है 100 के मुकाबले में। और वो तब कि जब 80% हिट रेशो हो आपका टीएलबी में। तो लिहाजा ये आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम हुआ उस सूरत में जब आपका टीएलबी हिट हो। अब टीएलबी हिट अगर ज़्यादा होगा, मज़ीद अच्छा होगा, तो आपका ये स्लो डाउन मज़ीद कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर 80% से आपका हिट जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाएगा, तो आपका सिस्टम जो होगा उसके प्रोसेसेस की जो थ्रूपुट है वो कम होना शुरू हो जाएगी। यानी एक ख़ास टाइम के अंदर आपके ज़्यादा प्रोसेसेस फारिग होना शुरू नहीं होंगे फिर, ठीक है ना जी। आपने शुरू में वो हमने पढ़ा था स्केजुलिंग के वक्त पे कि एक आप जो है ना एक अच्छा स्केजुलिंग जो एल्गोरिथम होता है वो कैच करेगा कि वो अच्छा स्केजुलर ये है कि वो थ्रूपुट अच्छी रखे सिस्टम की, यानी एक ख़ास टाइम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को वो जो है ना वो आइडियली क्या कर सके, निपटा सके, और उनको वो जो है ना वो फारिग कर सके। तो बहरहाल ये हमारा जो है आज का जो मौजू था। अब इंशाल्लाह जो है देखो कुछ इसमें जो है ना टॉपिक्स और भी हैं, तो वो आइंदा आने वाले मेरा ख्याल है 1-2 लेक्चर तो कम से कम लगेंगे इस चैप्टर में और भी। तो अगर इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं, वाइंड अप करते हैं।